कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। म्यूचुअल फंड्स, दैट्स ग्रेट, नाइस। सबको पता टॉपिक है। एक बार मुझे आप सभी लोग ये बताओ कि कितने लोग हैं जो ऐसे वेबिनार को, ऐसे सेशन को फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं या फिर एक या दो बार ही अटेंड कर रखे हैं। चैट पे लिख दो मी। सो हेलो वन, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। दिस इज शिवम फ्रॉम आई डिजिटलप्रेन्योर एंड आई एम द CEO ऑफ द कंपनी। और हम आज के सेशन में ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड आज के सेशन के अंदर मैं कोई भी फंड आपको सजेस्ट नहीं कर रहा, ये प्रॉपर एजुकेशन पर्पस से है। अब पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट का, कि हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। काफ़ी लोगों ने चैट में बताया था कि अपने पैसे बढ़ाने के लिए, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं कि चलो भाई मैं आज आप सभी को 5 करोड़ रुपए दे देता हूँ, ठीक है। सामने मुझे दिख रहे हैं, सचिन जी दिख रहे हैं, रोहिणी दिख रही है, स्वीटी यादव दिख रहे हैं, भावना आहूजा दिख रहे हैं। इन सबको मैं आज के दिन में 5 करोड़ रुपए दे दूं, और आप ये सोच रहे हो कि भाई मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने जिंदगी भर में 5 करोड़ रुपए आराम से धीरे धीरे मैं खर्च कर सकता हूँ, राइट। चल सकता है। तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्या है, ठीक है। द थिंग इज कि आप सभी ने इन्फ्लेशन के बारे में सुना होगा। किसे किसे पता है इन्फ्लेशन क्या होता है। एक बार मैं चैट पे ऑन कर रहा हूँ, जिन्हें पता है आप यस लिखो, जिसे नहीं पता आप नो लिखो। नो, यस, नो, 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 नो। इन्फ्लेशन, नो, यस, मिक्स्ड, सेम चीज है। ठीक है, काफी लोगों को नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं आप बताने वाला हूँ। चैट मैंने ऑफ कर दिया। सी, आज के डेट में आपके पास जो भी पैसा है, जो भी पैसे आपने आज के डेट में सेव करे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि आज के डेट में आपके पास 100 रुपए है, क्या 1 साल बाद पैसे हम कमाते क्यों हैं? कुछ खर्च करने के लिए, ठीक है, अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, इसलिए पैसे कमाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इंसान को पैसों की भूख होती है। भूख तो खाना की होती है, इंसान को खाना ही खाना होता है। रोटी आ जाए, चावल आ जाए, राइट। इंसान को घूमना होता है, टू व्हीलर आ जाए, फोर फोर व्हीलर आ जाए। इंसान को रहना होता है, एक घर आ जाए। इंसान को घूमना होता है, कहीं बाहर जाके वो घूम ले। तो लेकिन ये सारी चीज़ कैसे आती है? ये सारी चीज़ें आती है पैसों से। तो इंपॉर्टेंट है पैसा, मतलब पैसे को हमें खाना नहीं है, पैसों से खाना आएगा। तो अगर आज के डेट में अगर आपके पास 100 रुपए है, और मैं ये बोलूँ कि 100 रुपए में आप एक पैकेट ब्रेड आप अफोर्ड कर सकते हो, परचेज कर सकते हो 100 रुपए में, तो वो 100 रुपए आपके पास 1 साल तक रहेंगे। तो क्या 1 साल बाद भी आप 100 रुपए का ब्रेड ले सकते हो जितना ब्रेड आज मिल रहा है? नहीं। इन्फ्लेशन नॉर्मली 4 to 6% के रेट से बढ़ रहा है एवरी ईयर। ऑन एन एवरेज हम 6% लेते हैं। तो इसका ये मतलब है कि आज के डेट में अगर ये प्रोडक्ट 100 रुपए का आ रहा है, ये समझ लो कि ये ब्रेड का पैकेट है, ये चीज आज आज के डेट में 100 रुपए की आ रही है, तो 1 साल बाद अगर 6% से महंगाई बढ़ी है, तो यही सेम सामान 106 रुपए में आएगा। लेकिन समझ रहे हो? तो इसका यही मतलब है कि भाई आप जो पैसे आप सेव कर रहे हो, वो एक्चुअली में आप पैसे आपके सेव नहीं हो रहे, पैसे अपनी वैल्यू लूज कर रहा है। वो वैल्यू ऐसे लूज कर रहा है क्योंकि पैसे तो आपको खाने नहीं है ना, पैसों से तो आप सामान ही खरीदोगे। सामान ही आपका महंगा हो गया, तो फिर उस पैसों की अहमियत क्या रही? आज के 100 रुपए और 1 साल बाद के 106 रुपए, अगर 6% से महंगाई बढ़ेगी तो दोनों एक बराबर है। आज के रेट में 100 रुपए का ये सामान आएगा, 1 साल बाद 106 रुपए का आएगा। सामान तो यही है ना, उस पैसों से आप यही चीज खरीद पाओगे। तो दिस इज व्हाट इन्फ्लेशन, जिसे आप बोलते हैं महंगाई के दर, कि हर महीने हर साल किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है।
अभी से 75 साल पहले जब देश आजाद हुआ था तो 1 रुपए की भी बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी। 1 रुपए में आप काफी चीज कर लेते थे, महीने का राशन राशन आ जाता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन आज के डेट में 1 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। समझ रहे हो? तो दिस इज व्हाट इन्फ्लेशन इज। तो अगर आप सिर्फ अपने पैसों को जोड़ते चलोगे, सेव करते चलोगे, तो जरूरी नहीं है कि वो सेव हो रहे हैं, वो एक्चुअली में वो आपके पैसे घट ही रहे हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ आता है कि आपके पूरे महीने के खर्च करने के बाद, भले ही आप महीने में कितना कमाते हो, 15,000 कमाते हो, 20 कमाते हो, 50 कमाते हो, लाख रुपए कमाते हो, आप जितना भी कमाते हो, आपके डेली नीड्स, मंथली नीड्स पूरे होने के बाद जो अमाउंट आपके पास बचता है, क्योंकि एक सेइंग है, एक बुक में पढ़ी थी, द मनी यू सेव द मनी यू अर्न। आप कितना कमा रहे हो वो आपकी एक्चुअली में कमाई नहीं है, आप कितना बचा रहे हो वो एक्चुअली में कमाई है। उस चीज से आपकी वेल्थ बनेगी, समझे? तो वहां से इसलिए इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज के डेट में अगर आपने 1,000 रुपये भी सेव कर रखा है, बचाया है, तो आप उसे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो वो 1,000 रुपये की वैल्यू कम होती जाएगी। क्योंकि जो 1,000 रुपये का सामान आज आप खरीद सकते हो, 1,000 रुपये में उतना सामान 1 साल बाद नहीं आएगा, उससे कम ही आएगा। तो मनी अपनी वैल्यू लूज करती जाएगी बाय द टाइम। तो इसलिए इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड इन्वेस्ट आप अलग अलग जगह पे कर सकते हो, डिपेंडिंग कि कितना अमाउंट है आपके पास। रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट होती है, कोई बिजनेस आप ओपन कर रहे हो उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होती है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट होती है। तो आज का जो टॉपिक है वो म्यूचुअल फंड है, तो हम म्यूचुअल फंड से हम स्टिक रहेंगे, ठीक है? किसे शेयर मार्केट पता है? हल्का सा मैं शेयर मार्केट पे जाऊंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आए। एक बार मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, जिसे शेयर्स क्या होती है, शेयर मार्केट क्या होती है, जिन्हें पता है वो यस बोलो, जिन्हें नहीं पता है वो आप नो बोलो। नो 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 नो, यस यस यस, नो। काफी लोग हैं। काफी लोग हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता। तो आप टेंशन मत लो, ठीक है? अगर आप इस सेशन के अंदर आए हो तो आपके सारे के सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। एंड आप सी, नॉलेज लेना, नॉलेज गेन करना, ये बहुत ज़्यादा टफ टास्क नहीं है। समझ पा रहे हो? अगर आप ऐसे वेबिनार आप अटेंड करते हो, आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, आप चैट जीपीटी से आप चीज़ें पूछ सकते हो, तो आपको चीज़ें समझ आ जाएगी, आपको नॉलेज मिल जाएगी। बट वो कॉन्फिडेंस खुद के अंदर वो इन्फ्यूज करना कि हाँ भाई, अब मैं डिसीजन ले सकता हूँ, अब मैं अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, वो चीज़ें करना, वो चीज़ें थोड़ा टफ होता है, समझे? तो आज के सेशन के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स के ऊपर जो मैं आपको नॉलेज दूंगा एंड जो कॉन्फिडेंस मैं आज आपके अंदर इन्फ्यूज करूंगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी आप स्टार्ट कर पाओ। क्योंकि आई एम 110% श्योर कि आप में से 50% से ऊपर जनता ऐसी है जिन्होंने कभी ना कभी म्यूचुअल फंड्स के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा होगा, सीखा होगा, कोई ना कोई वीडियो देखी होगी या जानने की कोशिश करी होगी। बट उसके बावजूद भी आपने कोई डिसीजन नहीं लिया। नॉलेज मिला, हल्का फुल्का समझा, चलो अब बाद में देखेंगे। बट आज के सेशन के अंदर वो कॉन्फिडेंस मैं आपके अंदर भरूंगा जिससे कि आप ये डिसीजन ले पाओ, क्योंकि ये चीज आज के डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, आपने लीडर बोर्ड देखा होगा हमारे एफिलिएट्स के, भाई कोई लाख रुपए अर्न कर रहा है, कोई 50,000 अर्न कर रहा है, कोई 2 लाख अर्न कर रहा है मंथली, आपने देखा होगा। बट काफी लोगों का ब्रेड एंड बटर होता है कि मतलब आज लाख रुपया खर्च कर दिए, पूरे महीने में खर्च कर दिए, 50,000 कमाया, खर्च कर दिया। तो इस तरीके से चीजें नहीं करनी। हम इन्वेस्टमेंट करना सीखेंगे कि आपका जो पैसा है ना वो आपके लिए पैसे बनाए, वहीं से वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत होती है। सो हम आगे बढ़ते हैं। सी, शेयर मार्केट ऊपर ऊपर से मैं समझा देता हूँ एंड आज के सेशन के अंदर मैं आपको सी जानने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, हजारों चीजें होती है।
बट ये आपका फर्स्ट सेशन है मेरे साथ, तो आज के सेशन के अंदर मैं उतना ही आपको चीज़ें बताऊंगा जितना इनफ है आपके नॉलेज बढ़ाने की शुरुआत करने के लिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस एक बिल्डअप करने के लिए। क्योंकि अगर मैं 100 चीज़ें बता दूंगा लेकिन आपको 100 में से एक चीज़ भी ढंग से समझ नहीं आती तो उसका कोई फायदा नहीं है। समझे? सीखने के लिए बहुत हज़ारों चीज़ें होती है यार। इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप पढ़ाई करते जाओगे, चीज़ें सीखते जाओगे, वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो मैं स्टार्टिंग में वही चीज़ बताऊंगा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है। सी, शेयर मार्केट आपको पता है, सिंपल, कि भाई एक कंपनी मार्केट के अंदर लिस्ट होती है, उसके शेयर्स की कुछ ना कुछ कीमत होती है कि भाई एक शेयर की कीमत 10 रुपये है। आपने एक 10 रुपये लगा के एक शेयर आपने खरीद लिया, ये आपने 100 शेयर खरीद लिए, समझे, 1000 रुपये में। कल को उनके शेयर की प्राइस बढ़ेगी, आपका अमाउंट बढ़ेगा। आपने जो 1000 रुपये लगाए हैं, समझे, 10-10 रुपये का आपने 100 शेयर खरीद लिए, 1000 रुपये आपने लगा दिए, 100 शेयर्स आपके पास है 1000 रुपये में। अगर उस कंपनी के शेयर की वैल्यू 10% से बढ़ गई, मतलब 10 रुपये का अगर वो 11 रुपये हो गया, तो आपके पास जो 1000 रुपये का शेयर है उसकी भी वैल्यू 10% से बढ़ जाएगी। तो 1000 रुपये जो आपने लगाए वो क्या बन जाएंगे? 1100 रुपये। तो ये 1000 से 1100 होना, ये आपको बहुत एक छोटा अमाउंट लग रहा होगा, 10%। लेकिन मार्केट के अंदर जो खिलाड़ी बैठे हैं वो लाखों रुपए में खेलते हैं। लाख रुपए लगाया, लाख रुपए का 10% बढ़ गया, 1,10,000 रुपये, 10,000 रुपये आ गए, समझे। उन्होंने अमाउंट इकट्ठा किया, 5 लाख बन गए, 5 लाख रुपए लगाए, 10% बढ़ गए, 5,50,000 रुपये आ गए। अब कोई महीने का भी 10% बना रहा है, मतलब महीने का 10% बनाना तो मतलब एक मिथ्या बोल लो, ठीक है, लेकिन नॉर्मल मार्केट में तो साल का बनता है 10 to 15%, ठीक है। सो अब शेयर मार्केट में एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि जिस कंपनी में आपने लगाया है, या तो वो कंपनी आगे जाएगी या तो वो कंपनी डूबेगी, क्योंकि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस तो होता है ना। अब मैं कुछ स्क्रीन शेयर करूंगा, कैमरे के ऊपर आप थम्स अप कर दो अगर आपको ये स्क्रीन आपको दिख रही है तो। दिख रही है? ग्रेट। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, आप टिकर टेप पे जाओगे, ठीक है, बाद में कर देंगे। ये आपको इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इस वेबसाइट के थ्रू हम सिंपली अपने स्टॉक, मतलब स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, उन्हें हम रिसर्च करते हैं। आप भी इस वेबसाइट पे आके रिसर्च कर सकते हो। एंड ये आपको मैं सिंपली बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। आप स्क्रीनर पे जाओगे, अब दिख रहा होगा, ये स्टॉक्स दिख रहे हैं, थम्स अप कर दो, स्टार्ट स्क्रीनिंग। अब ये देखो, मार्केट के अंदर लगभग 5,500 से ऊपर कंपनीज है। अब आप सोचोगे कि भाई इतने सारे कंपनीज में से हम अपना बेस्ट कंपनी कैसे सर्च करें, कैसे ढूंढे। रिस्क होता है। 5,000 में भाई मान लो कि भाई एक कंपनी आपको सबसे अच्छी मिल भी गई, यहां पे आपको दिख रहा होगा रिलायंस इंडस्ट्री, इस पे आप लगा दो, तो ये क्या जरूरी है कि ये कंपनी आपको ला के दे दे, पैसा आपको ला के दे दे? काफी लोग को पता है कि रिलायंस कौन सी कैसी कंपनी है। आप अभी में से काफी लोग हाँ बोल दोगे, हाँ भाई ये तो कंपनी बहुत अच्छी है। बट द थिंग इज कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए। जितनी बड़ी कंपनी होती है उस कंपनी की ग्रोथ उतनी ही स्लो होती है, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर कोई XYZ कोई एक्सट्रीम फैक्टर ना आ जाए। और ग्रोथ स्लो क्यों होती है? अगर मैं बोलूं आसान क्या है, एक बार मुझे आप चैट ऑन कर रहा हूं जस्ट, कहाँ से ऑन होगा चैट?
सेकंड, रिमोट कंट्रोल ऑटोमाइज, मीटिंग ग्रुप चैट। अब बताइए भाई, चैट में मुझे बताना आसान क्या है? किसी कंपनी के लिए 1 करोड़ को 2 करोड़ करना आसान है, या फिर किसी कंपनी के लिए 1,000 करोड़ को 2,000 करोड़ करना आसान है? एक को 2 करोड़ करना आसान है, या फिर 1,000 को 2,000 करोड़ करना आसान है? इजी, विच वन इज इजी? इजी 1 CR टू 2 CR इजी, 1 से 2 आसान है, 1 से 2 आसान है, फर्स्ट वन इज इजी। तो यही रीजन है, समझे, कि आप जितने ज्यादा बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपको कम रिटर्न मिलते हैं। एक ने बोला दोनों सेम ही है, नहीं, दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। 1,000 करोड़ का 2,000 करना मतलब आप उसमें एडिशन, आप पता कितने, 1,000 करोड़। बेसिकली फर्स्ट एग्जांपल में आपको एक्स्ट्रा कितना चाहिए डबल करने के लिए? 1 CR का आपको प्रॉफिट चाहिए। दूसरे में कितना चाहिए डबल करने के लिए? 1,000 CR का प्रॉफिट चाहिए। तो 1 करोड़ कमाना ज्यादा आसान है, या 1,000 करोड़ कमाना ज्यादा ज्यादा आसान है? पहले तो ऑब्वियसली 1 CR करना ज्यादा इजी है। तो ये पॉइंट था। अब ऐसी कंपनी आप ढूंढोगे जहां पे आपका पैसा ग्रो होगा, 5,000 कंपनी में से, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। एंड फ्यूचर के सेशन के अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसी कंपनी हम कैसे ढूंढे। बट आज म्यूचुअल फंड्स में है, जो कि थोड़ा इजी ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड्स, समझे? म्यूचुअल फंड्स हमेशा इजी ऑप्शन होता है, तो हम आज म्यूचुअल फंड सीखने वाले हैं। सी, एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक बात बता रहा हूं कि एक बैंक की कंपनी है, ठीक है, ICICI बैंक है, आपने उस बैंक पे आपने पैसा लगाया, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आपका पैसा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। आपने पैसा लगाया, गारंटी नहीं है, एक कंपनी है, कंपनी बढ़ती हुई डूबी जाती है। बट अगर आपने 10 बैंक के अंदर पैसा लगा दिया, फिर एक गारंटी हो जाती है आपका पैसा बढ़ेगा। क्योंकि बैंक इज समथिंग कि किसी भी कंट्री, अगर कंट्री ग्रो कर रही है तो बैंक ऑब्वियसली ग्रो करेगा, समझे? और अपने पूरे बैंकिंग सेक्टर में अगर आपने पैसे लगा दिए, तो इसका यही मतलब है कि आपका पैसा बढ़ेगा। भले नहीं 1 या 2 बैंक आउट परफॉर्म ना करे, अच्छा परफॉर्म ना करे, 1-2 बैंक का नुकसान हो जाए, बाकी 1-2 बैंक हो जो एवरेज ग्रो करे, लेकिन उनमें से एक बैंक ने भी आउट परफॉर्म किया, तो आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट है ना, वो आपका बढ़ जाएगा। तो वहीं पे आता है म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट। म्यूचुअल फंड्स में सिंपली हम क्या करते हैं, एक ग्रुप ऑफ कंपनी होती है, जैसे एक बकेट हो गया, उस बकेट में क्या किया कि अलग अलग कंपनीज हैं, ठीक है, और उस अलग अलग कंपनीज में आपने किसी भी एक फंड मैनेजर को आपने हायर किया, उसे आपने अपने 1 लाख रुपए दे दिए, और वो क्या कर रहा है कि अपने नॉलेज के हिसाब से अलग अलग कंपनीज में वो लगा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं आपके पैसे। तो इसलिए म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट निकला है कि एक बकेट होता है जहां पे बहुत सारी कंपनीज का, मतलब अलग अलग कंपनीज का एक बकेट होता है, वहां पे आप पैसे लगाते हो एंड आपके पैसे ग्रो करते हैं। तो अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के भी अंदर क्या है। आप देख रहे होगे यहाँ पे 1,600 से ऊपर म्यूचुअल फंड्स हैं। अब आप सब कंफ्यूज हो रहे होगे कि इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, तो हम भाई अच्छे म्यूचुअल फंड्स हम कैसे ढूंढे? हैंड रेस करो, अच्छे म्यूचुअल फंड्स कैसे ढूंढे अगर आपको जानना है तो। बढ़िया, सबके सब हैंड रेस करो, फिर मैं बताऊंगा, आगे मैं बढ़ूंगा। अब भी सिर्फ 30 लोगों ने हैंड रेस किया, 35 लोग, 40 लोग, 100 पार होना चाहिए अभी। कुछ लोग कैमरे में हैंड रेस कर रहे हैं, नाइस। सी, म्यूचुअल फंड्स में एक इजी कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। एक एक्टिव फंड्स होते हैं, एक पैसिव फंड्स होते हैं। एक्टिव फंड्स वो फंड्स होते हैं जहां पे आप क्या करते हो कि जो आपका जो फंड मैनेजर्स होते हैं,
वो एक्टिवली उसमें करते हैं, मतलब 100 कंपनीज है, कुछ कंपनीज बढ़ रही है, उसमें से पैसा निकाला, एक में लगाया, एक में निकाला, एक में लगाया, वो एक्टिव फंड्स होते हैं। पैसिव फंड्स वो होते हैं जो सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करते हैं। इंडेक्स क्या होता है? आपने निफ्टी 50 सुना होगा, आपने सेंसेक्स सुना होगा, कि भाई इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है, उस टॉप 50 कंपनीज में ही हमें पैसे लगाना है, समझे? निफ्टी 50 है, जो निफ्टी 50 में जो कंपनीज है, हम बस उसी कंपनी में पैसे लगाएंगे। एंड आपको भी पता है कि निफ्टी 50 जो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज है, उसमें अगर आप पैसे लगाओगे तो आपके पैसे बढ़ेंगे ही, राइट? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से आप अपने म्यूचुअल फंड्स को आप सर्च करोगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरी, कौन कौन सी कैटेगरी होती है। कॉमोडिटी होती है, डेप्थ होता है, इक्विटी होता है। यस, नहीं नहीं, वेबना चल रहा है। डेप्थ होता है, इक्विटी होता है। वो होती है जहाँ पे शेयर्स होते हैं अलग अलग कंपनी के। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार लॉगिन कर लूँ, 1 मिनट। बच गए, जस्ट अ सेकेंड। एक बार मैं लॉगिन कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। 8313। हाँ जी। हम्म, 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 हम्म। हाँ जी, स्क्रीन सबको विजिबल है? यस। सी, अब हम फंड्स कैसे ढूंढेंगे? ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। कुछ इक्विटी होते हैं, कुछ डेप्थ होते हैं, कुछ कॉमोडिटी होते हैं। कॉमोडिटी मतलब जैसे गोल्ड एंड सिल्वर हो गया। अब अगर आपको गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। कुछ डेप्थ होते हैं, डेप्थ में जैसे लोन वाली कंपनी होती है, वैसे कंपनीज में आप इन्वेस्ट करते हो जो कंपनी लोन के थ्रू अर्न करती है। और कुछ इक्विटी हो गए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिसकी आप शेयर परचेज करते हो, ठीक है, तो वो इक्विटी होगी। हाइब्रिड हो गए जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स वो हो गए जो थोड़े से अमाउंट डेप्थ में भी डालती है, थोड़े से अमाउंट इक्विटी में भी डालती है। तो आज हम बात करने वाले हैं इक्विटी की। सबसे पहले हम इक्विटी समझते हैं। इक्विटी के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी होती है कि आपको किस कैटेगरी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे फ्लेक्सी कैप हो गया। अब सी, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग टाइप की कंपनीज होती है, कंपनी के भी लेवल होते हैं। लेवल इन द सेंस की जैसे कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है। एक स्मॉल कैप कंपनी होती है, एक मिड कैप होती है, और एक लार्ज कैप होती है। लार्ज कैप कंपनी होगी जैसे रिलायंस इंडस्ट्री होगी, अदानी की कंपनीज होगी, वो क्या है, वो लार्ज कैप कंपनी जहाँ पे कई हजार करोड़ की कंपनी वो होती है, ठीक है, जहाँ पे हजारों करोड़ का लेन देन वो चलता है मार्केट के अंदर। तो वो लार्ज कैप कंपनी होगी। और लार्ज कैप कंपनी अगर आप देखोगे इक्विटी के अंदर, जस्ट अ सेकेंड, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस वेबसाइट का, ठीक है, कि आपको इजी हो चीज़ें सीखना। बाकी मैं हटा देता हूँ, डिससेलेक्ट कर देता हूँ। हाँ, आप ये देख रहे हो, ये है लार्ज कैप कंपनी। लार्ज कैप फंड में अगर आप लगाते हो तो उसका जो AUM है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ जाते हो, जस्ट सेकेंड, स्क्रीनर, स्टार्ट स्क्रीनिंग। जैसे आप देख सकते हो, ये जो ऊपर की जो है ना, 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख, लैक ऑफ करोड़ में जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है,
वो सारी होती है लार्ज कैप कंपनीज, ठीक है। एंड जिनका इनसे थोड़ा सा कम होता है, जो हज़ारों में आते हैं, वो होता है मिड कैप। एंड जो फ्यू हंड्रेड्स में आते हैं, 100 करोड़ कुछ अराउंड, तो वो होता है क्या, स्मॉल कैप कंपनी। अब सी इक्विटी के अंदर क्या है कि आप अलग अलग कैटेगरी के होते हैं कि आपको कौन से कैटेगरी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। तो सी कभी भी है ना, आप सेम कैटेगरी के अंदर अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि दो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और दोनों में उन्होंने क्या किया कि दोनों में ही लार्ज कैप कंपनीज में कर दिया। अब दो, इससे दिक्कत क्या होगी कि एक म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या पता भाई वही कंपनीज हो जो सेकेंड म्यूचुअल फंड के अंदर वो कंपनी है। तो मतलब आपकी डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुई। अगर एक म्यूचुअल फंड डाउन होगा उसमें तो सेम ही कंपनी जो सेकंड में था, तो आपका सेकंड भी डाउन होगा, क्योंकि बेसिकली काम क्या कर रही है, कंपनी काम कर रही है, राइट। तो ये चीज़ आपको देख के चलना है। अब हम आगे बात करेंगे इक्विटी के अंदर। आप देख सकते हो कि अलग अलग कैटेगरी की इक्विटी होती है, लार्ज कैप होती है, स्मॉल कैप होती है, ये आप देखोगे। और कभी भी इक्विटी के अंदर म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करोगे तो सबसे पहले आप एक्सपेंस रेशो देखोगे। एक्सपेंस रेशो क्या होता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो हमेशा आपको उस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है जिसका जो एक्सपेंस रेशो है वो बहुत ज़्यादा, वो कम होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ कुछ एक्सपेंस रेशो ऐसे हैं जो कि 2 से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, 1 से ऊपर जा रहे हैं, ये बहुत महंगा है। इसका ये मतलब है कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स में अगर आप 10 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो लगभग लगभग 2-2.5% वो काट के आपकी इन्वेस्टमेंट जाती है। तो ऐसे फंड्स को आपको इग्नोर ही करना है, ऐसे फंड्स में आपको पैसे नहीं लगाने। आप कुछ एक्सपेंस रेशो देखोगे, एक मिनट मैं जस्ट सॉर्ट कर देता हूँ। ये देखो, ये थोड़ा सही है, सिर्फ 0.6 है, इनका 0.7 है। तो बेसिकली 1% से कम जिसका एक्सपेंस रेशो है या फिर 0.5 के अराउंड जिसका है, उसी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है आप सभी के लिए वो हो गया एक्सपेंस रेशो। और एक्सपेंस रेशो मैटर करती है, ठीक है, क्योंकि आपके पैसे हैं। अभी तो आपको लग रहा होगा कि अगर मैं 1,000 रुपये लगा रहा हूँ तो 1,000 रुपये में अगर मेरा सिर्फ 1% कट रहा है, ठीक है, तो कितना ही हो गया, 100 रुपये हो गया। लेकिन यही अमाउंट अगर 1,000 से लाख हो जाता है, 10 लाख हो जाता है, तो 1-1% की जो वैल्यू होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आपको देखना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई कौन से कंपनी का, मतलब कौन से म्यूचुअल फंड्स का जो एक्सपेंस रेशो है वो कम आता है। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप सिर्फ एक्सपेंस रेशो आप नहीं देखोगे, आप यहाँ पे देखोगे एक्सपेंस रेशो से पहले आप ये चीज़ देखोगे, CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कितना है। ये यहाँ पे 3 साल का दे रखा है, आप वही देखोगे जिनका ज़्यादा हो, ठीक है। अगर आप, मैं यहाँ बताऊँ डेप्थ में, अगर आप देखोगे कि कौन कौन से फंड का, जस्ट अगेन इक्विटी में आप देखोगे, आप इंडेक्स फंड का देखो, आप इंडेक्स फंड आप देखोगे, ये फंड देखो 35% का दे रही है, 25% का दे रही है, 25%, क्योंकि इंडेक्स फंड हमेशा 15% के अराउंड रहती है। ये लास्ट 3 ईयर्स का है, लॉन्ग टर्म में देखोगे तो 15%, 20% के अराउंड ही रहती है, ठीक है। और सबसे पहले आपको देखना CAGR, सबसे ज़्यादा कौन सा फंड है जो आपको रिटर्न दे रही है। 35% तो बहुत है, बहुत हो जाता है, ये एक्सेप्शनल केस होता है। लेकिन नॉर्मली आप देखोगे 20-25-30% के अराउंड ही ये रहती है। आपको देखना है कि कौन सा फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रही है। सबसे पहले तो आप ये देखोगे। ये चीज़ आपको समझ आ गया? एक बार मैं चैट ऑन करता हूँ आप सभी के लिए, जस्ट चैट मैंने ऑन दिया है। 2 पॉइंट आपको समझ आ गए, एक एक्सपेंस रेशो एंड एक CAGR। एक्सपेंस रेशो हमेशा कम होना चाहिए, 1% से कम होना चाहिए, मतलब 1 भी तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है, 0.5 के अराउंड होना चाहिए, ठीक है। और CAGR हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद भी काफ़ी चीज़ें हैं, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। हम्म, हम्म। एक बार समझ आ गया, लेकिन फर्स्ट टाइम में बहुत बढ़िया।
बंद करते हैं। हाँ, किसी ने पूछा है सर AUM जो साइड में लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। CAGR आपको समझ आ गया, आपको एक्सपेंस रेशो समझ आ गया। अब देखते हैं कि मतलब आपने देखा कि भाई ये कुछ है, ठीक है। और मैं अभी इंडेक्स फंड देखता हूँ। इंडेक्स फंड ये होता है कि कुछ फंड होते हैं जो निफ्टी को कॉपी करते हैं, समझे। जैसे आप ये देख लोगे एक्सिस निफ्टी मिड कैप, मतलब मिड कैप की जो टॉप 50 कंपनीज है ना, ये उसमें इन्वेस्ट करती है। आप ये देखोगे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 250, मतलब निफ्टी स्मॉल कैप 250, जो छोटी कंपनीज है, जो कुछ 100 करोड़ या कुछ 1000 करोड़ की जो कंपनीज होती है, उसमें जो टॉप 250 कंपनी है उसमें इन्होंने इस फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है। आदित्य बिरला मिड कैप 150। तो ये सारे जो है ना वो इंडेक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब और इंडेक्स फंड हमेशा सेफ होता है, मतलब सेफ क्या ही होता है, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप जब भी करते हो तो कोई भी चीज़ सेफ नहीं होता, एक चीज़ आप भी याद रखो। लेकिन हाँ, क्योंकि कल को वॉर हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल वॉर होगी तो देश का नुकसान होता है, बिजनेस के नुकसान होते हैं, तो शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड से तो डाउन जाते ही है वॉर के सिचुएशन में, इसलिए 100% कुछ भी सेफ नहीं होता। बट स्टिल अगर इंडेक्स फंड में आप देख रहे हो, CAGR आपको समझ है, एक्सपेंस रेशो समझ आ कि हाँ भाई, आप देख रहे हो कि ये कुछ कंपनीज है, आप शॉर्ट लिस्ट करोगे, ठीक है, कि ये कंपनीज है जिनका CAGR बहुत अच्छा है, एक्सपेंस रेशो भी कम है। अब देखोगे AUM होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। सी कि जस्ट सॉरी, AUM होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, कि भाई इस फंड में जो अमाउंट है क्या वो कम है या ज़्यादा है। क्योंकि हमेशा आप उस फंड को चुनना जो कि अच्छा खासा अमाउंट मैनेज कर दे, या फिर कम भी मैनेज करे ना तो कम से कम 200 और 300 करोड़ का जो फंड है वो मैनेज कर दोगे। तो एक वो होता है कि हाँ भाई, लोग जो है उस फंड पे ट्रस्ट कर रहे हैं एंड उस फंड को पैसा उस फंड में लगा रहे हैं। कुछ फंड ऐसे भी होंगे जहाँ पे 2000 से ज़्यादा AUM 2000 से ज़्यादा होगा। कुछ फंड ऐसे भी होंगे जो क्लोज टू मतलब लैक भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब अभी तो मुझे देखा नहीं है, लेकिन स्टिल वैसे भी हो सकते हैं AUM अगर देखोगे तो। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये देखो 23,000 करोड़, 20,000 करोड़, 13,000 करोड़, 10,000 करोड़, कुछ AUM ऐसे भी है। बट अब ये बात क्या होती है, जिनका AUM इतना ज़्यादा होता है, आपने नोटिस किया होगा कि इनका ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ये मैनेज कर रहे हैं, तो इनका जो CAGR है ना वो कम होगा, 14%, 14%, 14%, 14%। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं तो इसका यही मतलब है कि आपके पास ज़्यादा चीज़ है, तो आपके पास खोने के लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं कि वो हाथी की चाल चलते हैं, आराम से धीरे 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 धीरे। उन्हें बस कुछ नहीं करना होता, उन्हें बस करना होता है कि भाई मैं जो इंडेक्स जो दे दिया हमें, ठीक है, जो निफ्टी 50 जितना कर दिया है, हमें बस सेंसेक्स को बीट करना है, ठीक है। जितने सेंसेक्स जितना दे दिया हम उतना अमाउंट हम कमा लें। तो आप देखोगे जितना ज़्यादा AUM होता है वो उतना ही मतलब बाकी फंड से कम आपको परसेंटेज देगी, क्योंकि ये बहुत ही सेफ चलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सेफ चलना है कि भाई मुझे 13% आए, 12% आए, 15% भी आ जाए, ठीक है, चलेगा, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, 14-15% भी आ जाए मेरे लिए चलेगा। तो आप उन में लगा सकते हो जहाँ पे AUM ज़्यादा है, ठीक है। और एक्सपेंस रेशो हमेशा कम देखना, जैसे आप देखो UTI निफ्टी 50, इनका हमेशा सबसे कम ही एक्सपेंस रेशो भी है। CAGR भी 14 के राउंड है, AUM बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा फंड ये मैनेज कर दिया। तो इस तरीके से आप चीज़ें आप देखोगे। और लेकिन अगर आपको अच्छे ग्रोथ चाहिए, क्योंकि जिनका AUM कम होता है, कम मतलब ऐसा भी नहीं कि सिर्फ 40-50 करोड़ का एसेट ही वो मैनेज कर दिया है, मतलब 100-200-300 करोड़ के अराउंड अगर AUM है उन पे भी आप लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो? क्योंकि उनके पास कम पैसे हैं, ठीक है। मतलब आप सभी के लिए होगा कि उनके पास मतलब ज़्यादा है कि भाई 100-200-300 करोड़ तो सर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एज एसेट मैनेजमेंट कंपनी 100-200-300 करोड़ बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, कम ही होते हैं। क्योंकि आपने मार्केट में देखा कि 1,000 करोड़, 10,000
करोड़ के भी एसेट लोग मैनेज करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होगे कि उनके पास होता है कि 100 200 300 करोड़ होता है। तो लोग उन पे ट्रस्ट करें तो मतलब लोग उन पे और ज़्यादा इन्वेस्ट करें कि वो 100 200 से वो 500 पे जाए, 1000 करोड़ का वो फंड बने। तो ये मेहनत करने के लिए वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा वो मेहनत करते हैं कि और ज़्यादा दिमाग लगाते हैं कि भाई बाकियों से हम जो पैसे हैं, जो CAGR है, जो बाकियों से हम ज़्यादा दें। तो ये ज़्यादा देते हैं, क्योंकि आप देखोगे, आप यहाँ देखोगे ये जो CAGR है, इन सबसे ज़्यादा 35 है, लेकिन इसमें कितना 700 करोड़। CAGR क्या है 25, कितना है सिर्फ 241 CR का ये मैनेज कर रहे हैं। तो ये चीज़ होती है, जिनके पास जितना कम पैसे होते हैं ना, तो वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा CAGR दें, कि लोग हमारे म्यूचुअल फंड्स में और ज़्यादा इन्वेस्ट करें। तो हमेशा देख के चलो, 100 200 करोड़ के अराउंड वाले में आप इन्वेस्ट करते हो, तो वो अपनी मेहनत से फिर वो ज़्यादा आपको पैसे बना के देते हैं। तो सबसे पहले तो आपने एक्सपेंस रेशो आपको समझ आ गया, आपको CAGR समझ आ गया, आपको एसेट अंडर मैनेजमेंट ये चीज़ समझ आ गई। तो दिस इज द वेरी बेसिक। ठीक है, इस तरीके से आप अपना एक अच्छा इंडेक्स फंड आप फाइंड कर सकते हो कि मैं कौन से इंडेक्स में आप पैसे लगाओगे। ठीक है, और इंडेक्स फंड सबसे ज़्यादा सेफ होता है, क्योंकि चैट जब मैंने आपसे पूछा है कि किसे किसे शेयर के बारे में पता है, किसे स्टॉक के बारे में पता है, मेरे पास बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, मैं लिटरली बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे म्यूचुअल फंड्स में आपको बता दूंगा, लेकिन जहाँ पे वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में वो आते हैं, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है वो भी प्रॉफिट भी वहीं पे ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन मुझे पता है आप सब नए नए शुरुआत कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब सेफ शुरुआत करो। भले स्टार्टिंग में 10% 12% आप CAGR के उससे आप बनाओ अपने पैसे, बट आपके पैसे सेफ रहे। तो एक बार मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, आप मुझे बताओ कि इतना आपको समझ आ गया, AUM CAGR एक्सपेंस रेशो। चैट में ऑन कर रहा हूँ आप सभी के लिए, मीटिंग ग्रुप चैट, और आपको इजी तरीके से समझ आ गया, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं थी। एक बार आग लगा दो, अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो आग लगा दो, मैं समझ जाऊंगा। CAGR का फुल फॉर्म है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। क्लियर हुआ सर? यस यस, बढ़िया, ग्रेट, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब कुछ अलग चीज़ों पे हम बात करेंगे। ठीक है, अभी भी हमारे पास 10 मिनट है। हाँ, अब हम कुछ अलग चीज़ों पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कि थोड़ा आपका दिमाग खुले, आपको समझ आए कि अच्छे यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं। चैट थोड़ा बंद करते हैं। प्रवीण पंडित ने बोला है कि सर 12% का तो किसी भी हाल में मिलेगा ही मिलेगा ना, तब तो 12% किसी भी हाल में मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो उसकी ड्यूरेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने अपने पैसे लगा दिए। ठीक है, आज मैंने अपने पैसे कितने लगाए, मैंने, मेरे पास कम पैसे है, चलो भाई मैंने आज अपने 100 रुपये लगा दिए। कल को कुछ होता है, ठीक है, जैसे आपको पता है USA एंड इंडिया का ट्रेड वॉर चल ही रहा है, कल कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो स्टॉक मार्केट हल्का सा 1-2% डाउन चला गया, तो मेरे जो 100 रुपये हैं वो बन गए, चलो 5% डाउन चला गया, वो 95 बन गए। ठीक है, या फिर आने वाले एक महीने में उतना कुछ खास स्टॉक मार्केट की ग्रोथ नहीं हुई, एक बार डाउन गया और ऊपर से फिर ढंग से वो बढ़ा नहीं, तो मैंने जो 100 रुपये लगाए वो आने वाले 2-3 महीने तक 96 97 ऐसे रुपये हैं। फिर आप ये सोचोगे कि यार 2-3 महीने हो गए, सर ने तो बोला था 12% ग्रो करेगा, समझे, तो वो ग्रो करा नहीं। चलो आपको समझ आ गया कि चलो भाई 12% ग्रो करने के लिए मुझे 1 साल तक वेट करना पड़ेगा। आपने 10 महीने आपने वेट, मतलब 11 महीना आपने वेट किया। ठीक है, आपने जो 100 रुपये लगाया वो 2-3% से ऊपर गया, एग्जाम्पल के तौर पे, वैसे ज़्यादा ही जाता है, ऊपर गया 5% ऊपर चला गया।
लेकिन 12वें महीने कुछ दुर्घटना हो गई, XYZ कुछ भी हो गया जिससे कि डाउन चला गया मार्केट, फिर वो जो 105 रुपए जो बने थे वो डाउन जाके 100 ही रुपए रह गए, या फिर उससे भी कम जा सकते हैं। तो सी, स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ भी चीज़ गारंटी नहीं होती, ठीक है। बट जब आप एक लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो ना कि हाँ भाई जो मेरा जो इन्वेस्टमेंट का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, तो वहां पे 12 नहीं, वहां 15 भी बनेंगे, 20 भी बनेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे चलो आदित्य बिरला या फिर इस पे चलते हैं, व्यू डिटेल्स पे चलते हैं। आप जैसे ये देख रहे हो कि 2023 में 11 रुपए था, आगे बढ़ते 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 बढ़ते, ठीक है, ये पिछले 3 साल का है, 3 साल में 35% दिया, सॉरी 5 साल का। अब ये 3 साल का देखोगे 37 1, आप पिछले 1 साल का देखोगे ये 2% माइनस में है। आप समझ पा रहे हो। लेकिन लॉन्ग टर्म आप देखोगे, लास्ट 5 ईयर्स का 35 दे रहा है। एक महीने का देखोगे, अब देखोगे एक महीने में 4% का ग्रोथ दिया, मतलब एक महीने पहले किसी इंसान ने यहाँ पे पैसे लगाए होते हैं, ठीक है, 1000 रुपये लगाए होते हैं, तो वो 4% वो बढ़ जाता। लेकिन किसी ने 6 महीने पहले लगाए हैं, उसका 10% बढ़ा। लेकिन किसी ने 1 साल पहले लगाया तो वो -2 में। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आज माइनस में है, लेकिन आने बाय द टाइम ये बढ़ेगा ही, क्योंकि इंडिया बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रही है, ये चीज़ें बढ़ेगी ही। डिपेंड करता है कि सी, स्टॉक मार्केट के अंदर आपका नुकसान तब तक नहीं है जब तक आप अपने पैसे बाहर नहीं निकाल लेते हैं, समझे। तो सेम म्यूचुअल फंड्स में भी है। तो म्यूचुअल फंड्स अप डाउन चलता रहता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि भाई आप पैसे लगा रहे हो, ठीक है, आप 3 साल के लिए आपने सोचा है, 5 साल के लिए सोचा है, 10 साल के लिए सोचा है, 20 साल के लिए सोचा है, इसलिए आपको हमेशा लॉन्ग टर्म का यहाँ पे सोच के चलना है। अब मैं आपको बताता हूँ, किसी को जानना है SIP कैलकुलेटर, अगर आप एवरी मंथ 10,000 भी इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो आने वाले 20 साल में आप कितना कमा लोगे। यहाँ पे लिख देते हैं, आपने 10,000 रुपये हर मंथ आप किसी भी इंडेक्स फंड में आप डाल रहे हो, 100,000 10,000, इन्वेस्टमेंट पीरियड आपने लिख दिया 30 साल, आपने लिख दिया 15% का आप रिटर्न। आप ये देखो, सी 5.6 यार, अगर आप 10,000 भी हर महीने डालोगे आने वाले 30 साल के लिए, तो आपको जो मिलेंगे वो 5.6 यार मिलेंगे, समझे, सिर्फ 30 साल में। तो दिस इज हाउ यहाँ पे कंपाउंडिंग आपकी ग्रोथ होती है। अगर आप इन्फ्लेशन से भी एडजस्ट कर लोगे तब भी आपके पास 1.7 सीआर, 1.7 सीआर जो आज का जो 1.7 है ना, वो होगा, मतलब आज जो 1.7 सीआर की वैल्यू है इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद। वैसे तो एक्चुअल अमाउंट 5.6 होगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, समझे। अब सेम तरीके से इक्विटी है। अब इक्विटी में भी बहुत सारे होते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया कि भाई इंडेक्स फंड बेस्ट होता है भाई, कि सेंसेक्स को फॉलो करते हैं, कंपनी जाएगी, इंडेक्स फंड भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं, अलग अलग फंड्स होते हैं, थेमेटिक फंड होते हैं, फोकस फंड होते हैं, लार्ज एंड मिड कैप होते हैं। अब आपको इसमें से मेन चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे फ्लेक्सी कैप मैं आपको बाद में समझाता हूँ। स्मॉल कैप फंड, अब स्मॉल कैप फंड क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज होती है, छोटी छोटी मतलब बहुत ज़्यादा छोटी नहीं, मतलब करोड़ों की कंपनी ही होती है वो भी, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है। अब सी, अगर आपको अपने पैसों को बढ़ाना है, ज़्यादा बढ़ाना है कि भाई इंडेक्स को मैं बीट करूँ, लेकिन तो सबसे बेस्ट होता है आप स्मॉल कैप या फिर मिड कैप फंड में आप इन्वेस्ट करो। क्यों? क्योंकि जो एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में दिया था कि भाई 1 करोड़ को 2 करोड़ करना ज़्यादा इजी होता है, ना कि 1,000 करोड़ को 2,000 करोड़ करना। तो जितने भी बड़ी कंपनीज होती है, ठीक है, लार्ज कैप फंड्स होते हैं, वो हाथी की चाल चलते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे वो बढ़ते हैं, 1% बढ़ा, 2% बढ़ा। हालांकि उनका भी 1% 2% बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आप तो कम ही अमाउंट इन्वेस्ट करोगे ना,
उनके मुकाबले। तो वहीं पे जो स्मॉल कैप फंड होता है, जब स्मॉल कैप फंड में जब ग्रोथ आती है तो वो बहुत ज्यादा रिटर्न देती है, समझे? जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो 31%, 21%, 24%। स्मॉल कैप फंड में जब ग्रोथ आती है तो वो बहुत स्पीड में ग्रोथ देती है, लेकिन सेम टाइम पे आप ये देखोगे, जब इन स्मॉल कैप, ये देखो आप, ये दिख रहा है यहां से जब 52 से गिरते हुए गिरते हुए गिरते हुए सीधे 9 पे आ गई, 17% टूट गया। क्यों? क्योंकि स्मॉल फंड जब ग्रोथ करती है तो वो स्पीड में ग्रो करेगी, लेकिन जब गिरेगी तो वो भी स्पीड में ही गिरती है। तो ये थोड़ा रिस्क होता है स्मॉल कैप फंड के अंदर। सेम चीज मिड कैप फंड का होता है। तो ये फंड्स आपको ढूंढने हैं कि कौन से फंड में आपके रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है। तो सबसे बेस्ट होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में आप पैसे लगाओ। स्मॉल कैप फंड मैंने आपको बता दिया, जो छोटी छोटी कंपनीज होती है उस फंड में होता है। मिड कैप फंड जो मीडियम साइज जो कंपनीज होती है उसमें लगता है। डेप्थ क्या हो गया? वो वैसी कंपनी होती है जो लोन के थ्रू कमाती है। अब ये बहुत ज्यादा सेफ ऑप्शन होता है, समझे? अगर डेप्थ इक्विटी में क्या है कि ये डेप्थ मतलब इसमें नुकसान बहुत, मतलब इंटरेस्ट जो मिलता है ना आपको, जो आरओआई जो होता है वो थोड़े कम होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सेफ होते हैं। आप देखोगे डेप्थ में क्लिक किया, आप देखो ये देखो CAGR लास्ट का 7% 7%, 7 के अराउंड, ये 7 8 10 मैक्सिमम होंगे, ठीक है? ये एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस में हम नहीं जाते, ठीक है? लेकिन जो आप नॉर्मल देखोगे वो 10 के अराउंड ही होंगे, ठीक है? ये लास्ट 3 ईयर्स का ये एक्सेप्शनल केस है, इस पर आप नहीं जाओगे। आप देखोगे 10 के अराउंड, 9 के अराउंड, 8 के अराउंड ऐसे ही रहेंगे। अब इसमें क्या होता है, अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करना है लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना, जैसे मैंने बोला था ना कि 1 साल के बाद क्या पता कुछ हो जाए, दुर्घटना घट जाए और स्टॉक मार्केट या कुछ भी नीचे आ जाए। लेकिन जो डेप्थ होता है ना वो बहुत मुश्किल से नीचे आते हैं, ठीक है? लेकिन आते हैं क्योंकि अगर ऐसी कंपनी डूबेगी तो ये पूरा डूबेगी, ठीक है? लेकिन रिटर्न जो है वो स्टेबल रिटर्न देती है, 8% का, 7% का। लेकिन अगर आप 8 10% में खुश हो, क्योंकि एक एज का भी फैक्टर होता है। अभी आप सभी लोग यंग हो, राइट? 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, तो आपके अंदर क्या है कि थोड़ा रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। आप सोचोगे भाई थोड़ा सा रिस्क है ना, हाँ रिस्क हो, लेकिन मैं पैसे अर्न कर लूँ, तो आप इक्विटी में लगाओगे। लेकिन सेम टाइम पे जैसे बड़े लोग होते हैं, जैसे हमारे फादर होते हैं जिनकी एज 50 है, 50 के अराउंड है, अब उनका ये है कि भाई मैंने ज़िंदगी भर काम कर लिया, अब मुझे उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, अब मुझे रिटायरमेंट अच्छे से जीना है, और मेरे पास एक लमसम अमाउंट भी है। अब उस अमाउंट को मुझे इन्वेस्ट भी करना और धीरे धीरे यूटिलाइज भी करना है। तो वो क्या करेंगे कि वो डेप्थ में लगा देंगे कि भाई कम से कम इन्फ्लेशन अगर 6% का है और डेप्थ में 8% 10% आ रहा है, तो इन्फ्लेशन का तो वो मात कर रहा है ना। तो वो क्या करेंगे, वो फिर वो डेप्थ में लगाएंगे कि भाई मुझे रिस्क नहीं लेना, मुझे 1 साल के बाद भी पैसा चाहिए तो मैं निकाल लूंगा, 8% पे निकाल लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिस इज हाउ आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो। एंड नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है, जब भी सेशन होगा उसके अंदर मैं इस चीज़ को और ज़्यादा मैं डेप्थ में समझाऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने इस सेशन के स्टार्टिंग में बोला था, बताने के लिए बहुत सारी चीज़ है आप सभी को, लेकिन वही चीज़ है ना कि ज़्यादा अगर मैंने आपको नॉलेज दे दी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। किस में करूँ मैं? इक्विटी में करूँ, डेप्थ में करूँ, कमोडिटी में करूँ? अगर मैं इक्विटी में भी कर रहा हूँ तो थेमेटिक फंड में करूँ, फोकस फंड में करूँ, लार्ज कैप, मिड 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 कैप? तो बेस्ट है कि आप सिंपली, अगर आपको स्टार्ट करना है ना, छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो, इंडेक्स फंड में स्टार्ट करो, ठीक है? सबसे बेस्ट है। और अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। आपके एक बार मैं चैट ऑन कर रहा हूँ। इंडेक्स फंड एंड चीजें आपको समझ आ गई? एक बार मुझे आप चैट पे बताओ। यस यस, दैट्स ग्रेट। सी,
जब तक आप ऐसे वेबिनार आप कितना भी अटेंड कर लो, आप जब तक खुद से होमवर्क नहीं करते, खुद से आप होमवर्क नहीं करते, आप चीज़ नहीं सीखोगे। तो बेस्ट है, आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, जाते जाते आप टिकर टेप पे जाना। ठीक है, सेशन की आप रिकॉर्डिंग भी देखोगे, वेबसाइट आपको दिख गया होगा टिकर टेप, उस पे जाना, वहाँ पे आप रिसर्च करना कि आप बेस्ट टॉप 5 आपको ढूंढने हैं, स्मॉल कैप फंड्स, टॉप 5 आपको ढूंढने हैं आपके हिसाब से। टॉप वाली कोई चीज़ नहीं होती, बट स्टिल आपके हिसाब से आप रिसर्च करोगे कि भाई 2 3 या 5 मिड कैप फंड कौन से हैं, इंडेक्स फंड कौन से जिनका एक्सपेंस रेशो कम है, AUM थोड़ा ठीक अच्छा खासा है, 100 CR 200 CR के अराउंड है। ठीक है, और CAGR अच्छा कौन दे रहा है, ये आपको ढूंढना है। जब आप ये देखोगे ना, आपका दिमाग चलेगा। अभी तो आपने बस देख लिया, अच्छा ऐसा 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 होता है, लेकिन खुद जब आप मोबाइल पे स्क्रीन के सामने लैपटॉप के ऊपर जब आप बैठोगे, ठीक है, फिर आपको समझ आएगा कि किस तरीके से चीज़ें एनालाइज करते हैं।